Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Now in the last to last lecture we have started with inside the atom and इसमें हमने पढ़ा कि मास क्या होता है, मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. We studied about Dalton's atomic theory, we studied about Thomson's Plum-Pudding model of atom, then Rutherford's nuclear model of atom, and the last we studied was Bohr's stable orbit atomic model which was given in 1913. ठीक है. उसके बाद वी स्टडीड अबाउट द एटमिक स्ट्रक्चर. अब एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स को चार्ज नहीं होता, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. एंड देन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड द empty space that is present between the nucleus and the negatively revolving particles, है ना, वो कहाँ पे आता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर. ठीक है. देन वी ऑल्सो स्टडीड कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कैसे करते हैं. एंड ये एग्जाम्पल वी सॉ कन्वेंशनल सिंबल मेथड, जहाँ पे हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कोई भी एलिमेंट का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी सॉ टिल लास्ट लेक्चर. Now today we'll be starting with distribution of electron. अब हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नेगेटिव साइन एंड स्मॉल ई से. ठीक है. एज पर बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेबल शेल्स. अब बोर सर ने अपने एटॉमिक मॉडल में शेल्स बताए थे, के शेल, देन एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, राइट. तो वो अपने स्टेबल शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. एंड दिस शेल्स हैव अ डेफिनाइट एनर्जी. एंड हर एक शेल के पास एक डेफिनाइट एनर्जी प्रेजेंट होती है. द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फर्स्ट शेल. मतलब जो के शेल है वो न्यूक्लियस से सबसे पहला शेल होता है एंड उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेल. द नेक्स्ट शेल इज कॉल्ड द सेकेंड शेल. अ सिंबल एन इज यूज्ड फॉर द ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल. मतलब कितने नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट है वो दिखाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, एन सिंबल. नाउ द शेल्स आर रिफर्ड टू बाय द सिंबल के शेल, एल शेल, एम, एन करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनल नंबर. एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4. मतलब के तो नंबर ऑफ शेल क्या होगा, एन 1, एल तो 2, एम 3, एन 4. ठीक है. So the maximum number of electron a shell can contain is obtained by the formula 2n2. And as the magnitude of n increases, the energy of an electron in the shell increases. ठीक है. 2n2 नहीं है ये, the formula is 2n square. तो जैसे जैसे ये n का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगी. सपोज n इज़ 1, ठीक है, एन 1 है तो क्या आएगा यहाँ पे 2 1 स्क्वायर. अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 इज़ 2. तो क्या है, उसकी एनर्जी 2 है. सपोज द एन इज़ 2, एन अगर 2 है तो फॉर्मूला इज़ एन स्क्वायर, तो एन 2 है तो 2 का स्क्वायर इज़ 4. तो क्या हो गया, 4 2 इज़ 8. तो एनर्जी कितनी है, 8. ठीक है. सी, देर इज़ सिमिलैरिटी इन द एटमिक स्ट्रक्चर एंड द सोलार सिस्टम. अब सोलार सिस्टम में हमने देखा है कैसे ऑर्बिट्स फॉर्म होते हैं, राइट. ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट है जहाँ पे सैटर्न, जुपिटर सब कुछ प्रेजेंट होता है. तो जो सोलार सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ सिमिलर है एटमिक स्ट्रक्चर से. ठीक है. द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. एंड विच फोर्स माइट बी एक्टिंग इन द एटमिक स्ट्रक्चर. अब हम बोल तो रहे हैं ऑर्बिट सिमिलर है उसके, एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं विच ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. पर एटम्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एटम्स क्यों रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बिकॉज दे हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. एंड इन जनरल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड इवन द ऑर्बिट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन आर ऑलमोस्ट सर्क्यूलर. ठीक है. पर यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूट्रॉन्स के सराउंडिंग में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट.
अब हमने देखा शेल कौन से होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, एंड हमने एक फॉर्मूला देखा 2n², राइट. इतना रिमेंबर रखो, उसके बाद विल स्टडी अहेड. सी, वी हैव सीन दैट 2, 8, 18, 32 electrons can be accommodated in the shell K, L, M and N respectively. That is the maximum limit capacity of that shell. अब ये कहाँ से मिला? The formula was 2n² एंड वहाँ पे क्या बोला गया था कि हर एक शेल को, K शेल के पास, K शेल का नंबर क्या होगा 1, L शेल का 2, M शेल का 3 एंड N शेल का 4, राइट. तो अब जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n² तो क्या आएगा 2, 1², के शेल का कितना हो गया एनर्जी 2 हो गया, सो दिस इज़ वेयर 2 कम्स फ्रॉम. देन एल शेल का नंबर क्या है 2 है, राइट, एंड द फॉर्मूला इज़ 2n². तो 2n के जगह पर 2 लिखा, क्या आया 2 2 ज़ा 4 एंड 2, तो आ गया 8 आ गया. तो दिस इज़ वेयर द 8 कम्स फ्रॉम. नेक्स्ट एम शेल का कैसे देखेंगे, एम शेल का 3 आएगा, राइट, एंड एन शेल का 4 आएगा. ठीक है, ये एम शेल एंड ये एन शेल. तो अब फॉर्मूला क्या है 2n², राइट. अब n के जगह पे हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे एंड स्क्वायर आ गया, तो 3 3 ज़ा 9, राइट. तो 2 इंटू 9 क्या हो गया 9 2 ज़ा 18 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे n के जगह पे क्या आएगा 4², तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 2 इंटू 16 क्या हो गया 32. समझ गया, ये 2, 8, 18 एंड 32 क्या आ गया, तो ये 2, 8, 18 एंड 32 है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है शेल का. अब 2 के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते. ठीक है, देन एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते, एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते, एंड एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी. समझो एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 7. ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया के. ठीक है, न्यूक्लियस ये हो गया के शेल, एल शेल, एम शेल एंड बाद में एक एन शेल, पर क्योंकि इसका 7 है तो ये जल्दी हो जाएगा. तो हमने क्या देखा के शेल के पास कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 7 - 2 अभी भी 5 बचे हुए हैं. एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट, तो 1 2 3 4 5 बस. ठीक है, ऐसे ही रहेगा. अगर कोई भी एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सपोज़ 11 है. ठीक है, 11 सोडियम का है. अब ये कैसे आएगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है. अब हमने देखा के शेल के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हमने बना दिया 1 एंड 2, तो 11 - 2 क्या हो गया 8 है. अब एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 8 से ज़्यादा इसके पास नहीं आ सकते. ठीक है, तो अब ये जो एलिमेंट है वो कैसा है, स्टेबल है. ठीक है, अब 8 से ज़्यादा उसके पास नहीं आ सकता, तो ये भी किसी को डोनेट भी नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, और ना किसी से लेगा. पर अगर किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 है, ठीक है, सपोज 12 है, न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल, एम शेल. अब के शेल में 2 आ गए एंड एल शेल में 8 आ गए, तो 8 + 2 कितने हो गए 8 9 10, और एक 11 और एक 12, 2 आ गए. पर एम शेल के अंदर टोटल कितने आ सकते हैं 18, एंड है कितने सिर्फ 2 है, मतलब इसको और 16 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये स्टेबल बन सके. तो अब 16 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी, राइट. तो ये क्या करेगा, ये जो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये डोनेट कर देगा किसी को. समझ गया.
और ये क्या हो जाएगा फिर, एटम इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। सी the shell-wise distribution of the electron in an atom of an element is called the electronic configuration of that element, and each electron has a definite energy as per the shell in which it is present, right? K shell का energy कितना है, 2 electrons का, L का 18, M का 18, N का 32, right? And energy of an electron in the first shell is the lowest है ना, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो K शेल का एनर्जी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होता है, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सब्सिक्वेंट शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द शेल। हमने देखा पहला 2 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 32 है, फिर 64 होगा। तो जैसे जैसे नंबर n चेंज होता जाएगा उसका एनर्जी कैसा है, इंक्रीज होता जाएगा, राइट। So the electronic configuration of an element is such that the energy of all the electron together is the maximum possible. हमेशा कैसा होगा, maximum होगा. Electrons get a place in the shell in accordance with the maximum capacity in an atom and the increasing order of the energy. अभी जैसे मैंने बताया कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर 11 है तो एक तो K शेल का 2 है एंड L शेल का कितना है 8, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उसका एटमिक ऑर्बिटल जो है वो कैसा है, स्टेबल हो जाएगा। पर अगर लास्ट वाला उसका M शेल है, उसके अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उसको वो डोनेट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो पाए। Okay, so the electronic configuration in the numerical form contains numbers separated by commas. For example, you can see here यहाँ पे लिखा है 2, 8 and 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप हमेशा पहले शेल में सिर्फ 2 लिख सकते हो, L शेल में सिर्फ 8, M शेल में सिर्फ 18 एंड N शेल में सिर्फ 32 नंबर तक ही लिख सकते हो, बिकॉज उसकी वो मैक्सिमम कैपेसिटी है। एंड ये हम लिखते कैसे हैं, द सेम इट इज़ रिटर्न ईयर 2, 8, 1। क्यों, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटमिक नंबर इज़ 11, तो 2 + 8 इज़ 10 एंड 1। तो सी पहले ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, पहले वाले एटम के अंदर वी कैन सी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड तीसरे वाले शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को डोनेट कर देगा। ऐसे किसको करेगा, सपोज़ किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये K शेल हो गया, ये L शेल हो गया, तो K शेल में 2 आ गए, ठीक है, L शेल में 18 आ गए, 8 आ गए एंड M शेल में कितने आएंगे, 18 आएंगे। तो 8 + 2 10 17 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, तो ये क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो पाए। नाउ हेंस द नंबर इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉनिक नंबर इन द शेल्स with increasing order of the energy. For example, the electronic configuration of sodium is 2, 8 and 1। अब ये जो लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको डोनेट कर देगा। सी इट मीन्स दैट द टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2 in the shell K, right, 2 in the K shell, 8 in the L shell and 1 in the shell M, है ना, and N shell जो है वो empty है। So the electronic configuration of the atom can also be represented by the shell in the same way। ऐसे बनाना है हमें, ठीक है। सी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं एटम्स के। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर इन द एटम इज़ 1, तो K शेल में 1, L शेल में 1। देन हीलियम का दिया हुआ है 2। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, K शेल के अंदर 2 आ गए, L, M एंड N शेल कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2। लिथियम का होता है 3, ठीक है, 3 है, तो K शेल के अंदर 2 आ गए, M शेल के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा, L शेल के अंदर 1 आएगा, M शेल एम्प्टी एंड N शेल भी एम्प्टी। कार्बन का 6 है, तो K शेल में 2 आ सकता है, L शेल की कैपेसिटी 8 है, इसका नंबर 6 है,
2 पहले से हो गया है तो 4 बचा है, तो 2 और 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2,4. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. m एंड n शेल कैसे होंगे, empty होंगे. दिस इज हाउ वी राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे l शेल विल बी empty, ये सब empty रहेगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं एंड एटम स्टेबल कैसे होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं वो 2 है. एल शेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 8 है. एम के अंदर 18 एंड एन के अंदर 32. ठीक है, एंड यहाँ पे 2n² फॉर्मूला इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर n 5 हो गया तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर इज़ 25, राइट. तो 25 2 ज़ा क्या हो गया, 50 हो गया. तो n शेल के बाद जो नेक्स्ट शेल होगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 50. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब जो हम देख रहे थे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सी, इट कैन बी सीन दैट द वैलेंसी ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम. वैलेंस मतलब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो बचा होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लेट अस फर्स्ट लुक एट द एलिमेंट्स हीलियम एंड नियॉन. Now atoms of both this gaseous element do not combine with any other atom. Helium and neon कैसे हैं, they are gaseous element and ये किसी और भी कोई और atom के साथ combine नहीं होते. These elements are chemically inert. It means that their valency is 0. Inert होना मतलब क्या, उनकी valency कैसे होगी, it will be 0. Now helium atom contains 2 electrons which are accommodated in the first shell K. And helium has only one K shell that contains electron and the same is also the outermost shell. अब हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ K शेल ऑक्यूपाई करेगा. उसका L शेल, M शेल एंड N शेल कैसा होगा, इट विल बी empty. ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 2n² जो फॉर्मूला है K शेल के अकॉर्डिंग इज 2, राइट. दिस इंडिकेट्स दैट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द हीलियम इज कम्प्लीटली फिल्ड. के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो वो कम्प्लीटली फिल्ड है. अब अगर उसको और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं तो उसको दूसरे शेल के अंदर जाना पड़ेगा, राइट. इट इज़ सेड दैट हीलियम हैज़ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट. इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट क्यों, क्योंकि उसका जो एक शेल है वो के शेल है विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट. ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैस नियॉन कंटेन 2 शेल. अब नियॉन का जो नियॉन जो है वो 2 शेल कंटेन करता है, के शेल एंड एल शेल. एल इज़ वैलेंस शेल ऑफ नियॉन. वैलेंस शेल क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर एल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं पर वहाँ पे बच जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन. सी, द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एल शेल इज़ 8 शोज एंड टेबल 5.7. सी द टेबल इज़ मिसिंग ईयर, पर नियॉन जो है उसका नंबर क्या होता है, यू नो, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज़ 10. ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स उसको लेने हैं. तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये के शेल हुआ एंड ये एल शेल हुआ. यहाँ पे क्या बोला है, नियॉन के पास 2 शेल है, के एंड एल शेल. के शेल में 2 आ गए. ठीक है, एल शेल में कितने आ सकते हैं, 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है. तो ये कैसा है, इट इज़ स्टेबल. तो द वैलेंस शेल ऑफ नियॉन इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. वहाँ पे एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है. सी, अगर पहले शेल के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं पर सिर्फ 6 आए हुए हैं, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और, तो इसलिए उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2. समझा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए कम्प्लीटली स्टेबल होने के लिए, अपना शेल फील करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ दैट एटम. ठीक है, इट इज़ सेड दैट नियॉन हैज़ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. ऑक्टेट क्यों, क्योंकि उसका जो लास्ट शेल एल है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, ऑक्टेट. आर्गन इज़ एन इनर्ट गैस हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल के, एल एंड एम. अब
आर्गन जो है वो इनर्ट गैस है एंड ये 3 शेल्स को ऑक्यूपाई करता है, K, L एंड M. इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द M शेल इज 2 × 32 2n स्क्वायर, राइट. तो however in argon there are only 8 electrons in the valence shell. आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18. ठीक है, 18 इसका नंबर है. सो सी हाउ इट विल गो. ये न्यूक्लियस है, K शेल हो गया, L शेल एंड लास्ट इज M शेल. 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिट करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए K में, बचे 16. 8 इलेक्ट्रॉन चले गए L शेल में, तो बच्चे कितने 8. अब M शेल जो है उसके अंदर हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर बच्चे सिर्फ 8 है, राइट. तो इसमें और 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, वैलेंसी इज 10. अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इट विल डोनेट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, it means that there are 8 electrons in the valence shell of inert gases, right, and that is an electron octet. लास्ट शेल जो M शेल है उसकी 18 कैपेसिटी है L शेल की, राइट, एंड उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. फ्रॉम दिस इट इज़ अंडरस्टूड दैट द वैलेंसी इज 0 व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इज कंप्लीट. इसका मतलब क्या है, अगर किसकी वैलेंसी, किसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 है, वो K शेल को ऑक्यूपाई कर रहा है पूरा, और कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ नहीं सकता एंड कोई बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज़ स्टेबल. तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ठीक है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अदर देन इनर्ट गैसेस शो दैट दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. ठीक है, इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट नहीं होता, मतलब लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और their electron octets are incomplete. Regarding hydrogen it can be said that its electronic duplet is incomplete. ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 1 होता है, तो इसको और 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ट्यूपलेट भी क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है. ठीक है. Now atoms of all the elements except inert gases have tendency to combine with other atoms. अब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है except inert gases. तो inert gases मतलब आर्गन, हीलियम, इन सब को छोड़ के जो दूसरे एलिमेंट्स है वो एटम्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, मीनिंग दैट दे हैव अ नॉन ज़ीरो वैलेंसी. ठीक है, यू हैव सीन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल formed by the combination with hydrogen H2 and HCl, that is the valency of the hydrogen is 1, right. So the electronic configuration of hydrogen shows that there is 1 electron less than the complete duplet state. K shell के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट, पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, 1, तो और एक इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास आ सकता है, राइट. सो दिस नंबर 1 मैचेस विद द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ ऑल्सो 1. तो जब H2 फॉर्म होता है तो क्या होता है, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है K शेल के अंदर, तो ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है. मोरओवर इट इज़ लर्न दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281 हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड द वैलेंसी ऑफ द सोडियम इज़ ऑल्सो 1, राइट. 2 8 K शेल कंप्लीट हो गया, L शेल भी कंप्लीट हो गया, M शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा. तो ये किसको डोनेट कर सकता है, अभी हमने देखा हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है. सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड टू हाइड्रोजन. तो यहाँ पे ये भी स्टेबल हो जाएगा 2 8 से, एंड हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 की ज़रूरत है K शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इट विल गेट दैट 1K, राइट. 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसको हाइड्रोजन को K शेल में, तो दोनों एटम कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे. ठीक है. It means that there is some relation between the valency of an element and the number of electrons in its valence shell. ठीक है. Now valency of an element is same as the number of its valence electron if the number is 4 or less than 4. इसका वैलेंसी को क्या होता है, वैलेंसी अभी हमने देखा 281, सोडियम का 281 नंबर है, K शेल कंप्लीट है, L शेल कंप्लीट है, M शेल में कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए, पर है सिर्फ 1, तो ये 1 जो है उसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है. On the other hand, when an element has 4 or more valence electron, the number of electron by which the octet is short of completion is the valency of that element.
सपोज 2 and 5 किसी का नंबर है, हाँ, अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कब जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में ज़्यादा एनर्जी जाएगी या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में एनर्जी ज़्यादा जाएगी? ऑब्वियसली अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा तो ना, तो एटम क्या करेगा, इट विल प्ले स्मार्टली एंड ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, इट विल बिकम 8, राइट। तो ये रिलेशनशिप को, अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, इट विल नीड 3 मोर एटम्स, सो द वैलेंसी ऑफ दिस एटम इज 3, ठीक है। सी व्हाट इज मीन बाय द एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, Z सिंबल से। तो एटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं, विच इज़ द सिंबल Z, is the number of protons found in the nucleus of every atom of that element। तो मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। इट इज़ आइडेंटिकल टू द चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है ये भी पता चलता है। एंड इन एन अनचार्ज्ड एटम द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स होता है, तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, ठीक है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एटॉमिक नंबर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी। तो कोई भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है। सम एलिमेंट्स इन नेचर हैव एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज आइसोटोप्स। तो सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, मतलब उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, ऐसे एलिमेंट्स को वी कॉल इट एज आइसोटोप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, नेमली C12, C13 एंड C14। तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, 12, 13 एंड 14, राइट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। Now the mass number of isotope is also represented by another method as 12C, 13C and 14C. This is the second way you can write the mass numbers, ठीक है। The isotopes have same proton number but different neutron number। अब ये जो isotopes होते हैं, atomic number मतलब क्या, protons हो गया, एंड मास नंबर मतलब क्या, न्यूट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल आइसोटोप C12, इसका मास नंबर क्या होगा, 12, मतलब प्रोटॉन कितना है, 6, राइट, एंड न्यूट्रॉन्स कितना है, 6, ठीक है, हाफ हाफ होंगे, राइट, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हमेशा इक्वल प्रेजेंट होता है। अब सेम वे A माइनस Z करना है हमें, ठीक है। तो Z क्या है, Z इज़ प्रोटॉन नंबर, ठीक है। आइसोटोप C13 का मास नंबर इज़ 13, राइट। अब प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है इसके अंदर, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एंड इफ़ यू वांट टू नो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A माइनस Z। तो A क्या है, 13 एंड Z क्या है, 6। तो 13 माइनस 6 क्या हो गया, 7, राइट। वैसे ही यहाँ पे 14 माइनस 6 क्या हो गया, 8। तो इनका प्रोटॉन नंबर तो सेम है बट न्यूट्रॉन नंबर कैसा है, डिफरेंट है। एंड एलिमेंट एक ही है, कार्बन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अब अलग अलग न्यूट्रॉन नंबर होने का बेनिफिट क्या है, या हम कहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं आइसोटोप्स को। सो आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, एंड ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सम ऑफ दी methods, okay। They are used in various fields such as industry, agriculture, medicine, research field, etc। तो ये रेडियो आइसोटोप्स है, वो अलग अलग फील्ड में यूज़ किया जाता है। इवन इट इज़ यूज टू ट्रीट सम टाइप ऑफ कैंसर सेल्स को किल करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं, ओके। नाउ यूरेनियम 235
एक आइसोटोप है विच इज़ यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोटोप जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर फिजन में. देन सम रेडियोएक्टिव आइसोटोप लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फेटल डिजीजेज लाइक कैंसर. तो कोबाल्ट 60 का रेडियो आइसोटोप यूज़ करके वी कैन ट्रीट सम टाइप्स ऑफ कैंसरस सेल्स मर जाते हैं इससे. ठीक है. देन आयोडीन 131 इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर. गोइटर एक थ्रोट डिजीज़ है. ठीक है. देन डिजीज़ ऑफ थायरॉयड ग्लैंड मतलब गोइटर डिजीज़. ठीक है. तो आयोडीन 131 रेडियो आइसोटोप यूज़ करके हम गोइटर को भी ट्रीट कर सकते हैं. देन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स और लीकेजेस इन दी अंडरग्राउंड पाइप्स. एग्जाम्पल सोडियम 24. तो जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उस पर अगर ब्रेकेज या लीकेज होता है तो वी कैन यूज़ दिस सोडियम 24. ठीक है. देन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशंस फ्रॉम माइक्रोब्स. अब हमने पढ़ा है माइक्रोब्स जैसे फंगाई हो जाता है, उनसे खाना जो है वो स्पॉइल हो जाता है. तो वो स्पॉइल खाना ना हो एंड लॉन्ग टाइम तक हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सके, इसलिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सम टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज प्रिजर्वेटिव एजेंट्स. ठीक है. देन रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट. आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अभी समझो डायनासोर का एक स्केलेटन मिला हुआ है, तो हम लोग एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 यूज़ करके पता कर सकते हैं कि ये जो स्केलेटन मिला है वो कितने साल पुराना है. सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. ओके. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 4 marks. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी. ठीक है. न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है यूजिंग एटॉमिक एनर्जी. एंड इन एन न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इन एन एटम इज़ रिलीज्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल. अब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करके न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी को रिलीज़ की जाती है एटम्स के अंदर. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर रिएक्शन विथ एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल नेमली यूरेनियम 235. अब यूरेनियम 235 इज़ एन रेडियो एक्टिव आइसोटोप. ठीक है. ये यूज़ करते हैं हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल. नाउ ऑन बम्बार्डमेंट विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 235 undergoes a nuclear fission to form nuclei of 2 different elements, krypton 92, barium 141 and 2 to 3 neutrons. अब जब हम बम्बार्डमेंट करेंगे मतलब फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा, यूरेनियम 235 वो स्प्लिट हो जाएगा 2 एलिमेंट्स में. एंड वो एलिमेंट्स कौन से हैं, क्रिप्टॉन 92 एंड बेरियम 141. एंड इनके साथ 2-3 न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे. ठीक है. नाउ ऑन डिक्रीजिंग द स्पीड दिस न्यूट्रॉन्स ब्रिंग अबाउट फ्यूजन ऑफ मोर यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई. अब जब हम स्पीड को स्लो कर देंगे या कम कर देंगे तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन्स है दे विल ब्रिंग अबाउट फ्यूजन. ठीक है. यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होगा एंड इन दिस वे क्या होगा, अ चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस. ठीक है. A large amount of nuclear energy is released during a chain reaction of fission. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ होगी एंड जिसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी. सो दिस चेन रिएक्शन इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सप्लोजन. एंड ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको इतने एक्सेस अमाउंट में भी नहीं करना, ये चीज़ भी बैलेंस होनी चाहिए बिकॉज इट कैन लीड टू एक्सप्लोजन. ओके. Now to control the chain reaction in the nuclear reactor, it is necessary to decrease the speed and the number of neutrons, right? Because हमने देखा अगर न्यूट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यूरेनियम 235 स्प्लिट हो जाएगा क्रिप्टॉन एंड बेरियम में, तो ये नहीं होना चाहिए. सी यूरेनियम 235 है, फ्यूजन होगा, एनर्जी डिवाइड हो जाती है यूरेनियम, फिर 2 इसमें क्रिप्टॉन एंड बेरियम में आ गया वो, फिर इनका फ्यूजन होगा एंड फिर से यूरेनियम 235 बनेंगे एंड फिर से सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा. तो फ्यूजन का फ्रेगमेंट्स बनता जाएगा एंड न्यूक्लियर एनर्जी है वो डेवलप करती जाएगी. ठीक है.
This is how nuclear reactor works to produce electricity. Next is moderator. अभी ग्रेफाइट या हैवी मेटल को हम हैवी वाटर को वी यूज़ एज मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स. अब न्यूक्लियर रिएक्टर का स्पीड रिड्यूस करने के लिए वी कैन यूज़ मॉडरेटर. एंड मॉडरेटर यहाँ पे क्या हो सकता है, हैवी वाटर और ग्रेफाइट. ठीक है. एंड सेकेंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर. नाउ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग देम, rods of borons, cadmium, beryllium etc. are used as controller. अब न्यूट्रॉन्स का नंबर रोकने के लिए वी कैन यूज़ rods of boron, cadmium, beryllium एज कंट्रोलर. अब जो हीट प्रोड्यूस होगी फ्यूजन में इज़ टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज अ कूलेंट. वो हीट ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वी यूज़ यर वाटर एज अ कूलेंट. वाटर क्या करेगा, वो हीट को कम करेगा. एंड वाटर इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टीम. जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो ऊपर से जो धुआं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम. तो वाटर क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड बाय मीन्स ऑफ दिस स्टीम टर्बाइंस आर ड्राइवन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड. टर्बाइंस क्या होते हैं, टर्बाइंस ऐसे सर्कुलर होते हैं जो ऐसे रोटेट करते जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन होता है. ठीक है. एंड इन इंडिया total 22 nuclear reactors in 8 places are functioning, and Apsara at Bhabha Atomic Research Center in Mumbai is the first nuclear reactor in India which went critical on 4th August 1956. तो मुंबई के अंदर एक अप्सरा है न्यूक्लियर रिएक्टर. कहाँ पे है ये, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर. ठीक है. इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ द एलिमेंट थोरियम 232. Therefore, Indian scientists have developed a future plan for nuclear reactor based on production of isotopes uranium-233 from thorium-232. ठीक है. इंडिया के पास बहुत ज़्यादा thorium-232 प्रेजेंट है. तो इन फ्यूचर साइंटिस्ट आर प्लानिंग कि वो क्या बनाए, uranium-233. एंड ये uranium-233 कैसे बनेगा, इट विल बी मेड फ्रॉम thorium-232. ओके. सो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स का नंबर कंट्रोल करने के लिए आइदर वी कैन यूज़ अ मॉडरेटर और अ कंट्रोलर. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द थियोरीज एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है. ओके. सो हियर वी आर डन विद द लेसन. थैंक यू एवरीवन.